नहीं स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें आ जाते हैं क्लिनिकल एब्नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस। जो मियोसिस होता है गैमेटोजेनेसिस के, उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास एब्नॉर्मल गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी तो उसकी वजह से कोई भी सिंड्रोम कॉज हो सकता है। अब अगर हम एब्नॉर्मल गैमीट्स की डिटेल की बात करें तो इसमें आता है कि 20 से 30 ईयर्स जो होती है वो आइडियल एज होती है रिप्रोडक्शन की। जैसे मदर की एज ज़्यादा होती है तो सिंड्रोम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि चेंजेस जो होती हैं, म्यूटेशंस वगैरह, उनके रिस्क चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्पर्म की क्वालिटी और टेस्टिकुलर फंक्शन वो भी डिक्लाइन करता जाता है विद द एज, और जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड म्यूटेशंस होती हैं वो भी ज़्यादा होती जाती हैं विद द एज। इसी तरह अगर 24 क्रोमोसोम वाला गैमीट 23 क्रोमोसोम वाले गैमीट से फर्टिलाइज़ करते हैं तो ट्राइसोमी की कंडीशन अगर होती है। अगर 22 वाला करता है विद द नॉर्मल 1 तो 45 क्रोमोसोम बन जाते हैं और मोनोसोमी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नॉर्मली जो सीमेन होता है उसके अंदर 10% स्पर्म्स नेचुरली एबनॉर्मल होते हैं, और यानी उनकी मोटिलिटी ख़राब है, और वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि जैसे उनकी मोटिलिटी ख़राब हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो जो म्यूकस है सर्वाइकल कैनाल का, उधर से वो पास ही ना कर पाएँ। लेकिन अगर ये जो नंबर है 20 से ज़्यादा एक्सीड करता है तो फिर हम कहते हैं कि फर्टिलिटी अफेक्ट होगी उस पर्सन की। oocytes की बात करें तो उसमें कुछ oocytes ऐसे होते हैं जिनके 2 या 3 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन वो मैच्योरिटी पर पहुँचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। कुछ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा oocyte होते हैं, बट द केस इज़ रेयर। उसके बाद मिटलशमर्ट्स की बात आ जाती है, और ओव्यूलेशन की बात के ओव्यूलेशन के वक्त एक पेन होती है एब्डोमिनल पेन, जिसे हम कहते हैं मिटलशमर्ट्स। इसमें स्लाइट ब्लीडिंग भी होती है पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। कांस्टेंट पेन होती है, सडन पेन इन द लोअर एब्डोमेन। ये पेन जो होती है इस वजह से होती है क्योंकि हमारे पास oocyte जो होता है वो एनलार्ज होता है ओव्यूलेशन से बिल्कुल पहले। हम इसे सेकेंडरी ओव्यूलेशन का इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं इस पेन को। मतलब ये सेकेंडरी इंडिकेटर है। हमारे पास और डिफरेंट प्राइमरी इंडिकेटर्स हैं, जैसे बेसल बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, फटीग फील होती है ड्यू टू द इंटरनल इन्फ्लेमेशन, और जो सर्वाइकल म्यूकोसा है वो थिक हो जाता है। एन ओव्यूलेशन की कंडीशन होती है कि जो है ओवा सेक्रेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यानी सीजेशन ऑफ ओव्यूलेशन इसे हम कह रहे होते हैं। यानी इसके कॉज होती है कि गोनेडोट्रोफिन जो थे वो इनएडिकेट हैं, तो फिर हम गोनेडोट्रोफिन दे देते हैं या फिर कोई भी ओव्यूलेटरी एजेंट दे देते हैं, जिसके में एग्जांपल आ जाती है क्लोमिफेन सिट्रेट की। और जब हम ये एजेंट दे रहे होते हैं तो उसके बाद फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। एनओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो उसके केस में नेचुरल चेंजेस होती हैं वो मिनिमम होती हैं। जो प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम डेवलप हो रही होती है वही वो तो होगी, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होगी। हमारे पास कोई कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है वो ल्यूटियल फेज़ तक नहीं जाएगी, वो सिर्फ प्रोलिफरेटिव फेज़ तक रहेगी और फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। इसकी अगर हम इसकी बात करें तो इसके कॉज आ जाते हैं हाइपो फंक्शन है ओवरी का उस वजह से, या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह यूज़ की जा रही हैं। यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स की बात करें तो उसके अंदर एस्ट्रोजन होता है बेसिकली। एस्ट्रोजन के साथ समटाइम्स देयर इज़ ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन विच इज़ मेकिंग द बर्थ कंट्रोल पिल्स, जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाती है। FSH, LH और इन सब की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है। ये सारी ज़रूरी थी ओव्यूलेशन कराने में, तो इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगी। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल ड्रग्स। बेसिकली मेल फर्टिलिटी अगर हम बात करें तो हमारे पास, हम पहले बात की कि अगर हम सीमेन एनालिसिस करें तो 10% जो होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं वैसे ही फंक्शनल नहीं होते हैं। और अगर हम सीमेन की बात करें तो उसके अंदर भी 10% स्पर्म्स होते हैं। 10% ऑफ द सीमेन इज स्पर्म्स। हमारे पास मोर देन 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं पर ml ऑफ द सीमेन। अगर हम नॉर्मल इजैकुलेशन की बात करें एक एवरेज अमाउंट है, अगर इससे कम हो तो हम उसे कहेंगे कि फर्टिलिटी लेस लाइकली टू बी फर्टाइल है पर्सन, ठीक है। हाई फर्टिलिटी हम तब कह रहे होते हैं, टर्म यूज़ कर रहे होते हैं अगर हम देखें कि 2 आवर्स के बाद भी 50% ऑफ द स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल हैं, ठीक है। और सेम इन द केस ऑफ द 24 आवर्स हम चेक कर रहे होते हैं। मेल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो वो इफ़ेक्ट हो रही होती है डिफरेंट फैक्टर से। मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे होते हैं फैक्टर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग वगैरह आ जाता है, या जेनिटल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर जीनोम ऑल्टर्ड है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, मेडिकेशंस या ड्रग्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, या फिर जनरली मेल इनफर्टिलिटी स्पर्म काउंट ही लो है, या फिर मोटेलिटी जो है स्पर्म्स की वो प्रॉपर नहीं है, इस वजह से हो रही होती है। उसके बाद वेजेक्टमी आ जाती है। ये कर रहे होते हैं कि मेल कॉन्ट्रासेप्शन का एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का एक मेथड है। इसके अंदर सर्जिकल रिमूवल कर दी जाती है सम पार्ट या ऑल पार्ट ऑफ द डक्टस डेफरेंस की। इसके बाद ये होता है कि कोई स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते,
सीमेन वगैरह का जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। और इसके अगर हमने रिवर्स करना हो वेसेक्टमी को तो सर्जरी माइक्रो सर्जिकल टेक्निक्स में यूज़ करते हैं, बट द सक्सेस रेट इज़ वेरिएबल। डायस्पर्मी या ट्राइप्लॉइडी की बात अगर हम करें तो डायस्पर्मी का ये मतलब होता है कि दो स्पर्म्स जो है ना उन्होंने फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्ट ले लिया और अब नॉर्मल प्रोसेस हुआ, इसे हम डायस्पर्मी कहते हैं। जाइगोट वो बनेगा जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। इसी तरह से ये इसकी वजह से हमारे पास ट्रिप्लॉइड कंसेप्शन होती है, और जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस का कॉज करती है। हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो होगा जिसमें 69 क्रोमोसोम्स होंगे और वो स्पॉन्टेनियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स अबॉर्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है एम्ब्रियो की सेक्स की बात, क्योंकि जो मेल्स एक्स और वाई स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्पर्म की दो टाइप्स होती है ना, एक्स स्पर्म टाइप और होती है वाई स्पर्म टाइप होती है, तो वो तो इक्वली प्रोड्यूस हो रही होती हैं, लेकिन हमें फिर हम ये सोचते हैं कि प्राइमरी सेक्स रेशियो जो है वो 1 होगी, यानी 100 मेल्स होंगे और 100 ही फीमेल्स होंगे अगर हम एक स्पेसिफिक जगह पर स्टडी करें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें तो देयर आर मोर मेल नियोनेट्स दैन फीमेल नियोनेट्स बॉर्न इन ऑल कंट्रीज़, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हमने प्री सिलेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स हम किस तरह कर सकते हैं। ज़रूरी होता है कि जो एक्स टाइप स्पर्म्स और वाई टाइप स्पर्म्स हैं उनको हम सेपरेट करें, क्योंकि हमें जेंडर सिलेक्शन करनी है ऑब्वियसली। तो हम स्पर्म एक्स और वाई दोनों की स्विमिंग एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उसकी बेस पे इन्हें डिफरेंशिएट या अलग कर सकते हैं हम। जो इनकी एक्ट्रिकल फीड में माइग्रेशन स्पीड होती है उसकी बेस पे इन्हें अलग कर सकते हैं। इनकी अपीयरेंसेस डिफरेंट होती हैं उसकी बेस पे भी कर सकते हैं, और डीएनए डिफरेंसेस के बेस पे भी कर सकते हैं, बिकॉज द एक्स स्पर्म्स हैव 2.8% मोर डीएनए देन द वाई स्पर्म्स। जो हमने सिलेक्टेड स्पर्म सैंपल लिया होगा उसकी हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करेंगे और हमारे पास चूजन सेक्स का एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाएगा। कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, वो वुमेन जो कि स्टीराइल होती हैं या उनमें कोई ट्यूबल ऑक्लूजन हुई होती है, तो उन वो आईवीएफ्स वगैरह को यूज़ करके तो चिल्ड्रन बेयर कर रहे होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, जिसमें जो होता है सबसे पहले हम ओवेरियन फॉलिकल्स को ग्रो करवाते हैं, उसे हम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे गनेडोट्रोफिन वगैरह और क्लोमिफेन सिट्रेट वगैरह जो होते हैं ये प्रोवाइड करके हम सुपर ओवुलेशन करवा रहे होते हैं। हमारे पास मेच्योर जो oocyte बनते हैं फिर हम उनको एस्पिरेट कर लेते हैं लैप्रोस्कोपी के थ्रू, और oocyte जो होते हैं वो या हम अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू रिमूव कर देते हैं वहाँ से, और फिर हम उसको एक पेट्री डिश में प्लेस करते हैं और स्पेशल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं पेट्री डिश में, और साथ कैपेसिटेटेड स्पर्म्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। अब फर्टिलाइजेशन होती है oocyte की, क्लीवेज होती है, और उसको हम 3 to 5 डेज़ के लिए मॉनिटर करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। उसके बाद हम मदर की एज पर डिपेंड करता है कि हमने अब कितने एम्ब्रियोज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र करने के थिएटर के थ्रू वजाइना के अंदर। हम बेसिकली अर्ली ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वजाइना के अंदर। बाकी जो होते हैं मतलब वजाइना से हम मदर यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। बाकी जो होते हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कि हम उन्हें बाद में यूज़ कर सकें। पेशेंट को हम सुपाइन लेटा रहे होते हैं फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर दिस। इससे हमारे पास यूज़ करने से हमारे पास मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेम फॉर द केस ऑफ द चांसेस ऑफ द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस। आईवीएफ के अंदर हमारे पास सेवरल रिस्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्री टर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट का रिस्क होता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एम्ब्रियोनिक ट्यूमर हो सकते हैं, और दूसरी हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशंस या क्रोमोसोमल चेंजेस अपेयर हो सकती हैं। उसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियो आ जाती है। हमारे पास आईवीएफ से एम्ब्रियोज बनते हैं, हम उसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज़ करके। और अब ये नॉर्मल है कि हम सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हम कर चुके हैं। इट इज़ पॉसिबल कि हम जो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है फ्रीज़ था हमारे पास, हमने उसे फिर मेल्ट किया और उसको फिर प्लेस कर दिया। इसी तरह उसको भी फ्रीज़ करके प्रिजर्व कर लिया जाता है, एंड द लॉन्गेस्ट टाइम इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इज़ 21 ईयर्स। उसके बाद ICSI आ जाती है, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बल्स के अंदर बहुत कम स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं, या फिर IVF फेल हो जाती है, उनके लिए वर्क नहीं कर रही होती, तो उनके लिए ICSI यूज़ कर रहे होते हैं कि हम स्पर्म जो होते हैं डायरेक्टली मेच्योर oocyte के साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं इन द केस ऑफ ICSI। उसके बाद आ जाती है असिस्टेड इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमारे पास गिफ्ट आ जाता है गेमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र्स। पर ओवुलेशन करवाई, ठीक है, बिल्कुल IVF की तरह oocyte या ट्राइवल किया, स्पर्म कलेक्शन की, और फिर हमने प्लेसमेंट कर दी oocyte के अंदर।
प्लेसमेंट की सेवरल oocyte और स्पर्म की यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। बस यहाँ तक डिफरेंट था, बाकी आगे जो डेवलपमेंटल प्रोसीजर होता है दैट इज़ द सेम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सरोगेट मदर्स। सरोगेट मदर्स होते हैं कि कुछ वुमेन होती हैं जो कि नॉर्मली कंसीव करने के काबिल नहीं होती, तो दे यूज्ड सरोगेट मदर्स। फॉर एग्जांपल वो इसलिए नहीं होती, दे आर नॉट एबल टू ईदर बिकॉज ऑफ द हिस्टेरेक्टमी और एनी अदर केस, तो वो फिर सरोगेट मदर को यूज़ करती हैं कि किसी और वुमेन की यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को प्लेस कर दिया जाता है और वहाँ पर फीटल डेवलपमेंट होती है और वो मदर सरोगेट मदर कहलाती है और वही डिलीवर करती है। वो इसे समझ जाती है। इसमें ये होता है कि नॉन डिसजंक्शन अर्ली क्लीवेज ऑफ द डिवीजन ऑफ द जाइगोट के दौरान हो रही होती है, तो इसमें जो एम्ब्रियो बनता है उसके पास एक से ज़्यादा सेल लाइन्स होती हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल को हम मोएसिस कहते हैं। इसमें ये होता है कि कुछ सेल्स जो होंगे वो तो नॉर्मल होंगे, लेकिन कुछ सेल्स अगर हम डाउन मोज़ेइक डाउन सिंड्रोम की बात करें तो उसके केस में कुछ सेल्स होंगे जिनके पास एडिशनल 21 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। बहरहाल जो मोज़ेइसिज्म होती है किसी भी सिंड्रोम के अंदर अगर हुई है तो नॉर्मल जो सिंड्रोम की जो टिपिकल कंडीशन है उससे लेस सिवियर होता है। उसके बाद प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस आ जाती है। वो कपल्स जो कि जिनके अंदर जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है या फिर IVF के थ्रू वो कर रहे हैं, तो उनके लिए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कैरी आउट किया जाता है ताकि कोई भी जीनोटाइप के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है एम्ब्रियो की तो वो डिटर्मिन कर दी जाए, जैसे सिंगल जीन डिसऑर्डर या सिंगल म्यूटेशन या ट्रांसलोकेशन या सब क्रोमोसोमल या दूसरे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं ये डिटर्मिन कर ली जाती हैं। IVF की बात करें तो IVF के 3 से 5 दिन के बाद प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कर ली जाती है। हमारे पास ब्लास्टोमेयर जो होते हैं उसके 1 या 2 सेल्स रिमूव कर लिए जाते हैं, फिर कि अगर वो सेल ससेप्टेबल हैं फॉर द जीन डिफेक्ट या क्रोमोसोमल एनोमली। इस तरह 6 to 8 सेल डिवाइडिंग जाइगोट के अंदर हम सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो भी डिटर्मिन कर सकते हैं। प्रोसीजर यूज़ करते हैं हम PCR भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं कि फ़ीमेल एम्ब्रियोज़ हैं, एम्ब्रियो फ़ीमेल है या मेल, बिकॉज़ हमने चेक करना होता है कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की कितनी ससेप्टेबिलिटी है और कितना रिस्क है। इसके अलावा हम पोलर बॉडी को भी टेस्ट करके तो डिसीज़ का रिस्क चेक कर सकते हैं। बाद एबनॉर्मल एम्ब्रियो आ जाते हैं और इनके स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस कि हमारे पास जो अर्ली इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट का पीरियड होता है बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। अगर उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही है, प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो अबॉर्शन हो जाती है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जिन केसेस में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत ज़्यादा डिलेड था, सेवरल डेज से डिलेड था, या लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो था वो प्रोफ्यूज़ था, तो उन केसेस में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का रेट ज़्यादा है। बाकी इसके रीज़न की बात करें तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ही होती हैं जिनकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रही होती है। इस तरह जो अर्ली लॉस ऑफ एम्ब्रियो होता है ये नेचुरल स्क्रीनिंग कर रहा होता है एम्ब्रियोज़ की, ताकि ऐसा ना हो कि बर्थ डिफेक्ट फीटस के अंदर अपेयर हो। इसके अलावा जब अबॉर्शन होती है तो उसके केस में तमाम जो एबनॉर्मल कॉन्सेप्टस है वो नॉर्मली रिमूव हो जाता है।